सुनील विनायक नगर और आगे खेतान अपार्टमेंट्स पहुंचा। उसने चेतन चांदना के फ्लैट की कॉल बेल बजाई। दरवाजा खुद चांदना ने खोला। तुम? सुनील पर निगाह पड़ते ही वो बोला, फिर आ गए? हेलो। सुनील मधुर स्वर में बोला। अब क्या है? वो अप्रसन्न भाव से बोला। क्या है? सुनील ने नकली हड़बड़ाहट जाहिर जाहिर की। हेलो है। मेरा मतलब है, अब क्या चाहते हो? तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूं। कल शाम बार में की थी, कसर रह गई? हाँ, यही बात है। दरअसल तब मुझे नशा हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सी बातों का जिक्र करना मैं भूल गया था। मसलन? यहीं खड़े खड़े बताऊं? क्या हर्ज है? ठीक है। सुनील एकाएक उच्च स्वर में बोला। ब्लैकमेलर के जोड़ीदार होने की अपनी हैसियत में जो टेप। अरे अरे, ये क्या करते हो? क्या करता हूं? शोर क्यों मचा रहे हो? शोर नहीं मचा रहा गुले गुलजार। बुलंद आवाज में बोल रहा हूं ताकि तुम बात को ठीक से सुन सको, समझ सको। मैं बहरा नहीं हूं। तो मैं कह रहा था कि जो टेप तुमने। जुकाम हो यार, पीछा ही नहीं छोड़ते हो। ऐसी फितरत कुछ कुछ है तो सही मेरी। तो मैं कह रहा था, भीतर आ जाओ। थैंक यू। वो उसे ड्राइंग रूम में लेकर आया। बैठो। थैंक यू। मेरे को पुलिस हेडक्वार्टर से बुलावा है। ठीक 2 बजे मैंने वहां इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के ऑफिस में पेश होना है। उससे पहले अभी कहीं और भी काम है, इसलिए भगवान के लिए वक्त जाया किए बिना जो कहना है एक ही बार में कहो, मुकम्मल कहो। और वो ठिठका। और क्या? सुनील भवें उठाता बोला। कुछ नहीं। और पीछा छोड़ूं? यही कहने जा रहे थे ना? क्या फायदा कहने का? जुकाम कहीं पीछा छोड़ता है? आखिर तो छोड़ता है। तो आखिर पर पहुंचो ना। कल सुबह मैं यहां एक खास मकसद से हाजिर हुआ था। वो कत्ल जैसे बड़े वाकये के सामने आ जाने की वजह से बीच में ही गायब हो गया था। वही मकसद मुझे अब यहां लाया है। क्या कह रहे हो? तुम मुझे टेप फिर सुनाने वाले थे, जो कि बकौल तुम्हारे बिगड़ा नहीं था, सही सलामत था। वो किस्सा अब खत्म है। क्यों भला? अरे भाई, जिसका टेप था, जिसकी वजह से वो मुलाकात मुकर्रर थी, वो अटवाल से माली इमदाद हासिल करने का तमन्नाई था। जब वही नहीं रहा तो टेप की क्या अहमियत रह गई? फिर भी। क्या फिर भी? मैं उसे सुनना चाहता हूं। तस्दीक करना चाहता हूं कि वो चौकस है। पूछ तो नहीं गया? अब वो मुमकिन नहीं। क्यों? टेप पुलिस को सौंपा जा चुका है। सिर्फ टेप या उसके साथ जुड़ी कहानी भी? कहानी भी। लिहाजा कबूल कर चुके हो कि तुम ब्लैकमेलर के जोड़ीदार थे? व्हाट नॉनसेंस। ब्लैकमेल और इसके शिकार के बीच बिचौलिए थे? हाँ। यानी कि ब्लैकमेल की तस्दीक की, पुलिस को माली इमदाद वाली पुड़िया ना सरकाई? मैंने वही कहा था जो मैंने समझा था, जो मुझे समझाया गया था। आगे पुलिस कोई भी नतीजा निकाल सकती है। उन्होंने तुम पर ब्लैकमेलर का जोड़ीदार होने का इल्जाम ना लगाया? तुम्हें तो जानकर अफसोस ही होगा, लेकिन हकीकत यही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो ऐसे ही सही। कबूल कि तुम्हारा रोल बिचौलिए का था, लेकिन मकतूल जालान के मंसूबे का तो अब चौतरफा प्रचार हो चुका है। ये बात अब स्थापित है कि अटवाल फैमिली पर पैसे की खातिर दबाव बना रहा था। अब तो अटवाल फैमिली ही इस बात की तस्दीक कर चुकी है। गलत कहा मैंने? नहीं। पुलिस को ये बात हज्म हो गई कि बिचौलिए के तौर पर तुम अटवाल्स की निस्वार्थ सेवा करने के तमन्नाई थे। निस्वार्थ क्यों? मुझे फीस हासिल होती, मेरे कारोबार को गुडविल हासिल होती।
फीस चिड़िया के चुग्गे जैसी, जिसे तुमने खुद अपनी जुबानी नॉमिनल कहा, और गुडविल हासिल होने की बात पता नहीं कब आती, आती भी या नहीं। भाई मेरे, इन बातों की तभी अहमियत थी जबकि जालान सलामत होता और ये सिलसिला आगे बढ़ता। अब तो जालान भी खत्म है और सिलसिला भी खत्म है। तुम्हें मालूम है मास्टर टेप भी पुलिस के कब्जे में आ चुका है। हाँ, और ये भी मालूम है कि कैसे कब्जे में आ चुका है। अच्छा, ये भी मालूम है। हाँ, पुलिस का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को रत्ती भर भी विश्वास नहीं है कि वो टेप तुम्हें किसी ने डाक से भेजा था। अब ये बात भी स्थापित है कि वो मास्टर टेप टुकड़े टुकड़े जोड़कर बनाया गया था, यानी कि वो टेप फ्रॉड था और ब्लैकमेल की साजिश का हिस्सा था। वो खामोश रहा। मास्टर टेप का वजूद में आना ही ये साबित करने के लिए काफी है कि तुमने झूठ बोला था कि परसों जो टेप तुमने हमें सुनाया था वही इकलौता टेप था। जब मास्टर टेप है तो इकलौता टेप तो वो वैसे ही ना हुआ। ऊपर से तुमने दावा किया कि टेप सेफ था और उसे फिर सुना जा सकता था। मेरे से बेहतर कौन जानता था कि टेप सेफ नहीं था और जिसे फिर सुना जा सकता था वो मास्टर टेप से फिर खड़े पैर बनाई गई नई कॉपी थी, जिसके सदके तुम अपना ये राग अलापते रह सकते थे कि टेप को कुछ नहीं हुआ था। क्या किया था तुमने? वो जुदा मसला है। सवाल ये है कि टेप पुंज गया होने की बाबत तुमने जलान को बताया। उसने मास्टर टेप से डुप्लीकेट करके नया टेप मुहैया कराया, और तुम फिर भी यही राग अलापते रहे कि एक ही टेप का वजूद उस दुनिया में था। वो पूछा नहीं था, तुम्हारे पास महफूज था और फिर सुना जा सकता था। ये ब्लैकमेल में तुम्हारी शिरकत साबित करने वाला सिलसिला ना हुआ तो और क्या हुआ? मास्टर टेप बरामद ना हो गया होता तो तुम्हारा क्लेम चल भी जाता। अब कैसे चलेगा? हैरानी है कि खुद पुलिस ने तुम पर ब्लैकमेलर का जोड़ीदार होने का इल्जाम क्यों न लगाया। नॉनसेंस। मैं जो कह रहा था क्लाइंट के लिए मैं जो कर रहा था क्लाइंट के लिए कर रहा था। तुम जानते हो, अदिति अटवाल मेरी क्लाइंट थी। जबरन बनाई गई थी, सेल्समैनशिप दिखाकर बनाई गई थी। अगर सिलसिला ब्लैकमेल का था तो शुक्र है, कैसे भी खत्म हुआ। खत्म तो हुआ। बिचौलिया दो पार्टियों के बीच होता है। जब एक पार्टी ही नहीं रही तो बिचौलिए का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। सो देयर। अब बताओ, टेप के साथ तुमने क्या करतब किया था? मेरे ख्याल से तो तुम्हारी कथित हियरिंग एड का भी कोई भेद था, जिसने रिमोट कंट्रोल से तुम्हारे टेप पर झाड़ू फेर दिया था। हो तो नहीं सकता, लेकिन हुआ भी बराबर था। इसलिए मानना मजबूरी है कि जो नहीं हो सकता वही हुआ था। हुआ? वो सक पकाया। यानी कि कबूल कर रहे हो कि टेप पहुंच गया था? उसने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। अब क्या फर्क पड़ता है? फिर बोला। फिर तो ये भी कबूल करो कि ये बात गलत थी कि एक ही टेप का वजूद था जो कि तुम्हारे पास था। ये भी कबूल करो कि मास्टर टेप से नई कॉपी बनाकर तुम्हें सौंपी गई। देखो मेरे भाई, मेरे बाप, उस वक्त सच में मेरा एतबार इसी बात पर था कि वो एक ही टेप था जो कि मुझे सौंपा गया था। तुम्हारे किसी करतब से उस टेप के पहुंच जाने के बाद जब मैंने इस बात की खबर जालान को दी थी, तो तब तब मुझे पता चला था कि जो टेप मेरे पास था वो मास्टर टेप से बनाई गई महज एक कॉपी थी। तब जालान ने मुझे बताया था कि उसे इसी बात का अंदेशा था, टेप के साथ इरादतन या इरादतन कोई हादसा हो सकता था, और इसलिए उसने मुझे ओरिजिनल टेप नहीं, उसकी कॉपी सौंपी थी। और कॉपी के पहुंच जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मास्टर टेप से वो मुझे नई कॉपी बना के दे सकता था, जो कि उसने दी। जाहिर है कि दी थी। तभी तो मैंने तुम्हें फिर से मेरे फ्लैट पर आने को बोला था, ताकि ताकि अपनी मांग के मुताबिक, बल्कि अपनी खपत के मुताबिक तुम उसे दोबारा सुन पाते। ये बातें सुनकर तुम्हें कैसा लगा था? अच्छा तो नहीं लगा था। मैंने तुम्हारे और अदिति अटवाल के सामने इतना पुरजोर दावा किया था कि टेप सिर्फ एक था, मेरे पास उपलब्ध था, और वही ओरिजिनल कॉपी थी।
ऐसा मैंने जालान के आश्वासन पर कहा था, लेकिन टेप के साथ हादसा होने के बाद ही मुझे मुझे पता चला कि उसने मेरे से झूठ बोला था। मास्टर टेप कहाँ था? जालान के पास था। तुमने देखा था? हाँ, ठीक से देखा था। क्या मतलब? ये पता चला था कि वो टुकड़े-टुकड़े जोड़कर बनाया गया था। वो हिचकिचाया। अब क्या फ़ायदा हिचकिचाने का? अब तो टेप की हकीकत जग ज़ाहिर है। हाँ, पता चला था। तुम्हें सौंपने के लिए नई कॉपी उसने तुम्हारे सामने बनाई थी? हाँ। तुमने ऐतराज़ ना किया कि ऐसे तो तुम ब्लैकमेल की साजिश में शरीक समझे जाते? ज़िक्र किया था। ये भी कहा था कि उसने टेप की बाबत झूठ बोलकर मेरी पोज़ीशन ख़राब कर दी थी। मेरा अटवाल फैमिली को आश्वासन था कि वो एक ही बार का लेन-देन था। देर-सवेर मेरी बात ने कच्ची तो पड़ ही जाना था। वो क्या बोला? कुछ नहीं, उसने बात को हँसी में उड़ा दिया। डबिंग उसने कहाँ की थी? अपने फ्लैट में। लिहाज़ा मास्टर टेप वहीं था। डबिंग के वक़्त वहाँ था, हमेशा होता ही त वहाँ था, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। जब रिकॉर्डिंग का डबिंग का साज़ो-सामान वहाँ था, उस साज़ो-सामान का वहाँ होना ये साबित नहीं करता कि मास्टर टेप भी वो फ्लैट में ही रखे था। बहरहाल, परसों तो वो फ्लैट में था, जबकि उसने तुम्हें नई कॉपी बना के दी थी। हाँ, अपने फ्लैट में अपनी गैर हाज़िरी में खुफिया रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम क्यों करके रखा? ये भी मालूम पड़ गया। कैसे ना पड़ता? वो इंस्पेक्टर प्रभुदयाल मेरे खिलाफ ताकत बनाने वाली आइटम थी। उसको हथौड़े की तरह मेरे सिर पर मारने से वो बाज कैसे आता? गुड। व्हाट गुड? सर्व्ड यू राइट। खुश होके दिखा रहे हो? शेर को सवा शेर पड़ने वाली बात है। क्या हर्ज है खुश होकर दिखाने में? मेरे से बदला उतारा? मैंने तुम्हारे टेप का पुलंदा बांधा, तुमने मेरा ही पुलंदा बांधने का इंतजाम कर दिया। अरे नहीं भाई। तो क्यों किया? वो एक ही तरीका था तमाम सिलसिले के बारे में तुम्हारे अटवाल फैमिली के तरफदार के और अदिति अटवाल के फैमिली के प्रतिनिधि के तौर पर तुम्हारे ख्यालात जानने का। ये जानने का कि तुमने टेप के साथ क्या करतब किया था, ताकि मैं दोबारा उस करतब की नौबत ना आने देता। और सबसे ज़्यादा ये जानने का कि अटवाल्स का पैसा अदा करने के मामले में क्या रवैया था। आई सी। उसी वजह से अपनी ज़िद पर मैंने जुए की फड़ का प्रोग्राम परसों रात का रखवाया था, ताकि रात को और सुबह मुलाकात के निर्धारित वक़्त पर घर से गैर हाज़िर होने की मेरे पास पुख्ता वजह होती। सुबह 9 बजे से थोड़ा बाद में 8-10 मिनट लेट पहुंचना भी मेरी स्कीम का हिस्सा था। फ्लैट का दरवाज़ा खुला छोड़ना, तुम्हारे लिए दरवाजे पर चिट्ठी टाँगना और यूं तुम लोगों को भीतर जाने के लिए प्रेरित करना, सब मेरी स्कीम का हिस्सा था मेरे भाई। जो बातें तुम लोगों ने मेरी गैर हाजिरी में मेरे फ्लैट की चौखट के सामने खड़े होकर की, भीतर दाखिल होकर की, वो तुम मेरी मौजूदगी में नहीं करने वाले थे। वेरी क्लेवर ऑफ यू। ऑफ कोर्स वेरी क्लेवर ऑफ मी। लेकिन मलाल की बात यह है कि उस रिकॉर्डिंग ने मेरा भला कोई ना किया। किया तो केवल पुलिस का भला किया। उसके ज़रिए पुलिस को खबर लगी कि लाश 9 बजे से पहले ही बरामद हो चुकी थी। अदिति तुमसे कहीं पहले वहां पहुंची थी और चुपचाप फ्लैट में घुसी थी। उसके ज़रिए उसके ज़रिए पुलिस को तुम्हारे जलान के फ्लैट में चोरों की तरह दाखिले की खबर लगी और वहां से मास्टर टेप चुराने की तुम्हारी मंशा की खबर लगी। प्यारे लाल, गुले गुलजार, जाने बहार, अच्छा फिट किया अच्छा फिट किया सुनील भाई मुल्तानी को। वो शान से हंसा। इससे फिर बोला, कोई सबक लिया तुमने? क्या सबक लूं? और नहीं तो यही सबक लो कि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुम समझते हो हम दोनों में दुश्मनी कायम है? अब क्या बोलूं? ऐसा है तो ये सबक तुम्हें भी लेना चाहिए।
तुम क्या करोगे? जो करूँगा तुम्हें बता के करूँगा। तुमने जो किया था मुझे बता के किया था? उसने उत्तर ना दिया। वो जानबूझकर परे देखने लगा। दुश्मनी जम के करो मगर इतनी गुंजाइश रहे, कल अगर हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तुम्हारी मेरी दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। न आज, न कल, न परसों। चलो, दुश्मनी ही सही। यही सोच के मुझे कोई भाव दो कि मूर्ख मूर्ख दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा। तुम्हारी दानाई की कोई मिसाल मेरे सामने नहीं है। क्यों? तुम्हारे टेप का पटड़ा नहीं किया मैंने। वो दानाई की नहीं, हरामीपंती की मिसाल थी। खैर छोड़ो। जैसे तुम हो तुमने वैसा ही रहना है। जैसा मैं हूं मैंने वैसा ही रहना है। अब ये बताओ कि अब तो तुम मानते हो कि जालान का असल किरदार कोई सीक्रेट नहीं रहा। कबूल करते हो कि उसका मिशन ब्लैकमेल था। हाँ। और वो बैंक रॉबर था। खामखा? नहीं खामखा। फिर भी इतना तो कबूल करो कि नेशनल बैंक की नॉर्थ शोर ब्रांच की रॉबरी में उसका हाथ होने की संभावना पूरी पूरी है। हो सकता है। है। ओके है। तुम जालान से उस रॉबरी के वक्त भी वाकिफ थे? उसने उत्तर ना दिया। प्यारेलाल, अपनी जुबानी कबूल कर चुके हो। तुम्हारी उससे 10-12 साल की वाकफियत है। रॉबरी का वो वाकया इससे बहुत पहले हुआ था। हाँ। क्या हाँ? मैं जालान से तब भी वाकिफ था। रॉबरी में 2.25 करोड़ रुपए लुटे बताए जाते हैं। फिर भी उसकी ब्लैकमेल में रुचि थी। अब थी तो थी। क्यों था ऐसा मिजाज उसका? मुझे नहीं मालूम। 10-12 साल की यारी में उसका मिजाज ना समझ पाए? यारी नहीं, वाकफियत। वाकफियत शुरुआती होती है। वो आगे बढ़े तो यारी में तब्दील हो जाती है। वो मेरा लंगोटिया नहीं था। मेरी उससे दांत काटी रोटी नहीं थी। ये बाल की खाल निकालने वाली बात है। क्या कहना चाहते हो? दोस्ती का तकाजा होता है दोस्त के काम आना। जालान ने तुम्हारे जरिए ब्लैकमेल वसूलने की कोशिश की क्योंकि तुम उसके दोस्त थे। तुम्हारा बिचौलिए वाला रोल फर्जी है। तुम्हारा डू गुडर वाला रोल नुमाइशी है। अपने प्रयत्नों से निर्दोष लोगों के हितों की रक्षा करने की तुम्हारी नीयत महज एक स्टोरी है। तुम्हें अटवाल्स के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं। पूरा मतलब है। तभी तो मैं नॉमिनल फीस पर स्टंट है, धोखा है। तुम्हारी ब्लैकमेलिंग की बड़ी रकम में हिस्सेदारी की तरफ इशारा है। बड़ी रकम पर निगाह हो तो छोटी रकम का त्याग किया जा सकता है। नॉमिनल फीस की पेशकश के साथ अटवाल्स पर मेहरबान होने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं था। बतौर पीडी अपने आप को इरादतन उस फैमिली पर थोपना गोद में बैठकर दाढ़ी मूंडने की तैयारी के अलावा और कुछ नहीं है। जालान की खामोशी की कोई कीमत मुकर्रर करके तुम सिर्फ अटवाल से पैसा ऐंठने की फिराक में थे। तो ऐसा पहले क्यों नहीं बोले? क्योंकि मुझे कत्ल का इनकाम इम्कान नहीं था। इससे कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है। तुम्हारे ख्याल से क्यों हुआ कत्ल? किसने किया? दोनों सवाल बेमानी है क्योंकि इनके जवाब अब जगविदित हैं। क्या है जवाब? तुम्हें मालूम है। ये कि कत्ल इसलिए हुआ कि ब्लैकमेलर का फटा मुंह बंद करने का ये एक तरीका था और अमृता अटवाल ने कत्ल किया। हाँ। क्यों भला? फैमिली तो ब्लैकमेल अदा करने को तैयार थी। अमृता को ये बात मालूम नहीं होगी। क्यों? वो फैमिली नहीं? किसी और वजह से मालूम नहीं होगी। इसलिए उसने ब्लैकमेलर का कत्ल कर दिया ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। हाँ। तुम्हारी अटवाल फैमिली से या किसी फैमिली मेंबर से वाकफियत है? नहीं। फिर भी परोपकार का जज्बा है। डू गुडर बन के दिखाने का मंसूबा है। मेरे साथ होता है ऐसा कभी कभी। समझ लो मेरे अंदर से आवाज उठती है कि मुझे फलां काम करना चाहिए। ये आवाज भी अंदर से उठी कि कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो
तो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू कर देना चाहिए। एज अ डू गुडर शिकार का हितैषी होने का पाखंड करना चाहिए। पाखंड नहीं, दिली, निस्वार्थ कोशिश। ब्लैकमेल में शिरकत करके? हरगिज नहीं। क्यों नहीं? तुम अटवाल से 50-60 लाख की रकम कलेक्ट करते और उसे आगे ब्लैकमेलर को सौंपते। ये ब्लैकमेल में शिरकत नहीं है तो और क्या है? सौदा है, जिसकी खातिर मैं बिचौलिया था। जब कबूल करते हो कि तुम चालान की नीयत से वाकिफ थे, तो ये सौदा क्यों कर हुआ? बाद में वाकिफ हुआ। बाद में कब? जब जब मुझे पता चला कि जो टेप मुझे सौंपा गया था वो इकलौता टेप नहीं था। जब मास्टर टेप का जिक्र आया और जालान ने उसके जरिए मुझे नया टेप डब करके दिया, तो तब क्यों ना क्विट किया? मेरा इरादा था, लेकिन तब तक कुछ का कुछ हो गया। वो तो बहुत बाद में हुआ, देर रात गए हुआ। वो कोई ज्यादा देर नहीं थी। मैंने सोचने में जरा ज्यादा वक्त लगा दिया, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात नहीं है, जाने बाहर। ब्लैकमेल के उस सिलसिले से किनारा कर लेने का तुमने ख्याल तक नहीं किया था। किया होता तो दावा ना किया होता कि टेप का कुछ नहीं बिगड़ा था। अगली सुबह फिर मुलाकात की अपॉइंटमेंट फिक्स ना की होती। तुम कौन होते हो? झुंझुला रहे हो? मेरे से इतने सवाल पूछने वाले? बड़ी देर में सूझी ये बात। कौन होते हो? मीडिया पर्सन होता हूँ। पब्लिक का वॉचडॉग होता हूँ। पब्लिक को जानने का अधिकार है, और पब्लिक जो जानना चाहती है उसे पब्लिक तक पहुंचाना मेरा कारोबार है। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दूं और तुम्हें यहां से निकाल बाहर करूं, तो क्या होगा कारोबार का? वो फिर भी चलेगा। मेरे कारोबार में इनकार इकरार से बड़ी न्यूज होता है। यार, तुम खामखा मेरे पीछे पड़े हो। यार जाने जवां, अभी तो कह के हटे हो कि तुम्हारी मेरी दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। न आज, न कल, न परसों। ठीक कह के हटा हूं। ये लफ्ज मैंने फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल किया है। तुम्हें इस बात पर एतबार है कि अटवाल्स की तरक्की में, उसके आर्थिक उत्थान में बैंक से लुटी रकम का हाथ था? अटवाल से पूछो। उससे कैसे पूछूं? वो तो ऊपर पहुंच गया। तुम भी पहुंचो। कहाँ? ऊपर? वो परे देखने लगा। चलो, मैं तुमसे नहीं पूछता कि तुम ब्लैकमेलर के जोड़ीदार थे या नहीं। तुम अटवाल से एक मोटी रकम हथियाने में जालान की मदद कर रहे थे या नहीं? बैंक से लुटे पैसों का जालान की तरक्की में कोई रोल था या नहीं? मैं तुमसे सिंपल सोशल सवाल पूछता हूँ। पूछो। जालान खेतान अपार्टमेंट्स में जालान खेतान अपार्टमेंट्स में 5वीं मंजिल पर तुम्हारा पड़ोसी था। तुम्हारे से सामने वाले फ्लैट में शंकरलाल महाजन के नाम से रहता था। अब ये बात जग विदित है। वो फर्जी नाम से वहां रह रहा था, इसलिए किसी ने उसकी फर्जी शिनाख्त की तस्दीक की होगी। किसने की? वो हिचकिचाया। क्या फायदा? इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। मैंने की थी। जालान का इरादा एक लंबा अरसा वहां छुप के रहने का था। ठीक। मुझे क्या पता? मुझे क्या पता उसके मन में क्या था? उसने तुमसे ऐसा बोला था? बोला था तो मुझे याद नहीं। खाने पीने के सामान जो बेहताशा भंडारण उसने अपने फ्लैट में किया हुआ था, उससे ऐसा ही लगता था। तो ऐसा ही होगा। वो तुम्हारा पुराना दोस्त था। वाकिफकार था। पुराना दोस्त था। तुम्हारा उसके फ्लैट में आना जाना था। तो क्या हुआ? और उसका तुम्हारे फ्लैट में? अरे तो क्या हुआ? तुम्हारी गैर हाजिरी में भी? खामखा। प्यारेलाल, झूठ बोलना हो तो सोच समझ के बोलो। मेरी किसी बात को काटना हो तो सोच समझ कर काटो। कथित मुलजिमा के बयान से ये बात स्थापित है कि आधी रात को जब वो जालान से मिलने पहुंची थी, तो जालान उसे तुम्हारे फ्लैट में लेकर गया था।
तब मेरा फ्लैट खुला था। तुम्हें मालूम है खुला था। मुझे मालूम है क्योंकि मुझे मालूम होने का ज़रिया था, वो चिट्ठी जो तुमने दरवाजे पर मेरे लिए टंगी छोड़ी थी। जालान को ये बात मालूम थी। तुम कहोगे कि चिट्ठी उसने भी पढ़ ली होगी, तो ऐसा नहीं हुआ था। अमृता अटवाल इस बात की गवाह है। अब बोलो, कबूल करो कि उसके पास तुम्हारे फ्लैट की चाबी थी, जिसके ज़रिए तुम्हारी गैर हाज़िरी में भी वो तुम्हारे फ्लैट में दाखिल हो सकता था। जब दरवाज़ा खुला था तो उसे नहीं मालूम था खुला था। जब चाबी लगाकर खोलने की कोशिश की होगी तो पता चला होगा कि वो पहले से खुला था। ज़रूर हैरान हैरान होता मरा होगा कि क्यों खुला था। अब बोलो, उसके पास तुम्हारे फ्लैट की चाबी थी? थी तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसलिए हामी भरो कि कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्या हाँ? उसके पास मेरे फ्लैट की चाबी थी और तुम्हारे पास उसके फ्लैट की चाबी थी। उसने खुद दी थी क्योंकि वजह कोई भी हो, तुम्हारे पास उसके फ्लैट की चाबी थी। हाँ थी, जिसे तुम गाहे-बगाहे इस्तेमाल करते थे। तो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। हाँ करता था। फिर तुम्हें क्यों याद नहीं फिर तुम्हें क्यों मालूम नहीं कि उसने फ्लैट में खाने-पीने का इतना डिब्बाबंद सामान स्टोर किया हुआ था कि वो चाहता तो 1 साल तक बिना बाहर निकले मज़े से वहाँ रह सकता था। खास इस काम के लिए उसने एक बड़ा डीप फ्रीज़र खरीदा हुआ था, जो कि आइसक्रीम, मक्खन, जूस, दही, सॉसेज, फ्रोज़न वेजिटेबल्स वगैरह जैसी पैक्ड गुड्स के डिब्बों से ठसाठस भरा हुआ था। मालूम है, डीप फ्रीज़ की बाबत मालूम है? मालूम है। ये भी मालूम है कि ऐसा विशाल डीप फ्रीज़ कितने का आता है? नहीं, मेरा अंदाज़ा 50,000 का है। होगा। 25-30 हज़ार का कम से कम का वहाँ डब्बाबंद सामान नहीं था। होगा। ऐसा खर्चा करने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आया? जवाब ये सोच कर देना कि तुम साफ दो टूक ये कबूल करने को तैयार नहीं हो कि वो बैंक रॉबर था। पैसा मैंने उधार दिया। वाकिफ कार को? अच्छा बाबा, दोस्त को। कितना? 1 लाख रुपया। ऐसा उधार देने की तुम्हारी हैसियत है? नहीं, कंगला हूं मैं। खाना भी 2 टाइम गुरुद्वारे में खाकर आता हूं। यानी कि है। फ्लैट को फर्निश करने के लिए भी पैसा लगा होगा। वो भी तुमने दिया? मान लो कि दिया। मान लिया। कितना? 1 लाख। यानी कि कुल जमा 2 लाख। कैसे लौटाता? मुझे क्या मालूम? तुम्हें मालूम है, ब्लैकमेल से होने वाली उगाही में से लौटाता। इसी वजह से ब्लैकमेल में तुम्हारी दिलचस्पी थी, बल्कि शिरकत थी। गलत, बिल्कुल गलत। माली इमदाद की तौर पर या कैसे भी जालान को जो रकम हासिल होती, वो तुम्हारी उधारी से कहीं ज्यादा होती। लिहाजा वो बेल मुंडेर चढ़ती तो तुम्हारी रकम की वापसी एश्योर्ड थी। हाँ, बमैसूद। नहीं। बहरहाल इसलिए उस डील में तुम्हारी खास दिलचस्पी थी। इसलिए नहीं। तुम जबरन मेरे से कुछ भी मत कहलवाओ। मेरे मुंह में लफ्ज ठूसने की कोशिश मत करो। वरना वरना क्या? वरना दरवाजा और क्या? अरे नहीं यार, ऐसा न करना। रोजी रोटी का सवाल है। वो खामोश रहा। मैं ही ट्रैक चेंज करता हूँ। तो कल सारी रात तुम फड़ में थे और फड़ का शेड्यूल तुमने जानबूझकर कल रात का फिक्स कराया था ताकि तुम मुझे अपनी रिकॉर्डिंग ट्रिक में फंसा पाते। ताकि छोड़ो, शेड्यूल छोड़ो। अहम बात यह है अहम तरीन बात यह है कि मैं सारी रात जुए की फड़ में था। सारी रात तो नहीं, सिवाय उस आधे घंटे के जबकि सुबह 5 बजे मैं पैसे का इंतजाम करने के लिए निकला था और आधे घंटे में लौट आया था। आधे घंटे में? 35 मिनट हो गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं। गए कहाँ थे? एक दोस्त के यहाँ। दोस्त? है कोई? बताने में हर्ज है?
हाँ, क्या हर्ज है? ये बताने में भी हर्ज है। ये तो ढिठाई है। मत झेलो, चलते-फिरते नज़र आओ। आखिरकार तो नज़र आऊँगा ही। कितनी रकम उधार ली? 30,000 रुपए, जो कि दोस्त के पास घर पर थे। ये कोई बड़ी रकम नहीं है। बाज़ लोग इतनी रकम को भी बड़ी रकम मानते हैं। वो बाज़ लोग नहीं था। पुलिस भी ये जानना चाहेगी कि नहीं जानना चाहेगी। क्यों जानना चाहेगी? कत्ल की एक्सट्रीम लिमिट्स के 2 घंटे बाद मैं कहाँ था, क्यों जानना चाहेगी? उनकी दिलचस्पी ये जानने में हो सकती है कि रात 12 और 3 बजे के बीच में कहाँ था, जो कि वह जान चुकी है। तुम्हारी तरह उन्हें मेरे मिनट-मिनट का हिसाब क्यों चाहिए होगा? वो क्या है कि मुझे मालूम है वो क्या है। खामख़ा गले पड़ने की आदत पड़ी हुई है तुम्हें जो कि छूटती नहीं। ये स्थापित तथ्य है कि कत्ल 12 और 3 के बीच हुआ था। ये भी स्थापित तथ्य है कि उस वक़्फ़े में की मेरे पास एयर टाइट एलिबाई है, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। अब बोलो। आखिरकार 8 साढ़े 8 बजे फट से उठे थे? हाँ। फिर क्या किया था? थोड़ी देर के लिए रास्ते में ब्रेकफ़ास्ट के लिए रुका था। कहाँ रुका था याद नहीं। राह चलते एक मामूली सा रेस्टोरेंट दिखाई दिया था तो मैंने कार रोक दी थी और ऑमलेट, टोस्ट और चाय का हरिड ब्रेकफ़ास्ट किया। रेस्टोरेंट में भीड़ थी? नहीं, इक्का-दुक्का ग्राहक ही था। भीड़ होती तो मैं शायद रुकता भी ना वहाँ। लेकिन तुम्हें रेस्टोरेंट का नाम याद नहीं? लोकेशन याद नहीं? हाँ, बस इतना याद है कि फड़ के ठिकाने और घर के रास्ते में था। हाँ, ब्रेकफ़ास्ट की वजह से ही तुम्हें देर हुई वरना टाइम से घर लौटे होते। ज़ाहिर है। फड़ का शेड्यूल अपने मनमाफ़िक सेट करने के पीछे इकलौती वजह यही थी कि तुम मुझे अपनी खुफिया रिकॉर्डिंग ट्रिक में फँसाना चाहते थे या कोई और वजह था? जवाब ये सोचकर देना कि तुम्हारी उस ट्रिक की कामयाबी के लिए तुम्हारा सारी रात घर से गैर हाज़िर रहना ज़रूरी नहीं था। भाई मैंने पहले ही बोला है कि मैं जुए का शौकीन हूँ और अक्सर जुए की परसों रात जैसी ऑल नाइट फड़ में बैठता हूँ। यूँ मेरे एक पंथ दो काज हो गए तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? कोई नहीं। तो फिर? अपनी उस ट्रिक से तुम चाहते थे। यही ना कि जानना चाहते थे कि एडवांस पैसा अदा करने को तैयार थे कि नहीं? इससे भी पहले ये कि तुम टेप के करीब भी फटके बिना उस पर दर्ज आवाज़ें मिटा पाने में कैसे कामयाब हो गए? कहने का मतलब ये हुआ कि उस खुफिया रिकॉर्डिंग के वक़्त तुम्हारी गैर हाज़िरी ज़रूरी थी और कत्ल के संभावित वक़्त के आसपास तुम्हारी गैर हाज़िरी इत्तेफ़ाकन थी। हाँ, तुम्हारी खुद की ऐसी ख़ास अहम स्पेशल कोशिश नहीं थी कि कत्ल के वक़्त के आसपास तुम जानबूझकर डेलिबरेटली मौका वारदात से दूर कहीं पाए जाते, ताकि कत्ल का इल्ज़ाम तुम पर आयद होने की कोई वजह ही ना होती। हाँ। नहीं, नहीं, ये बात नहीं है। क्या बात नहीं? तुम बात को बड़े बेहुदा, बड़े नाजायज़ तरीके से कह रहे हो। वो कैसे? तुम बात को यूँ कह रहे हो जैसे मैंने अपने लिए जानबूझकर, घड़-कर कत्ल के वक़्त की एलिबाई तैयार की हो। असल में ये बात नहीं है। कैसे हो सकती है? मेरे को क्या सपना आने वाला था कि परसों रात किसी वक़्त जालान का कत्ल हो जाने वाला था? नहीं आया था? व्हाट नॉनसेंस! सपना ही तो है, पता नहीं कब आ जाए, किस बाबत आ जाए। ये पैंतरेबाज़ी छोड़ो, तुम जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, इस बात की, इस हकीकत की कोई काट नहीं पाओगे कि कत्ल के वक़्त मैं मौका वारदात से दूर 7 गवाहों के बीच था, जिनमें से एक नहीं हिलने वाला। निकाल पाऊँ तो क्या करोगे? अपना गुनाह ज अपना गुनाह ज़ुबानी कबूल कर लोगे या शर्म से डूब मरोगे? शट अप! फड़ यहाँ से कितने फासले पर है? कार से कितने टाइम में यहाँ पहुँचा जा सकता है? 10 मिनट में। ट्रैफ़िक ना हो तो 7-8 मिनट में। सुबह 5 बजे ट्रैफ़िक का क्या मतलब? दुरुस्त। तुम फड़ से आधा घंटा गैर हाज़िर थे।
आधे घंटे में तुम यहाँ का आना-जाना कर सकते थे? सुनील जानबूझकर एक क्षण ठिठका और फिर बोला, और भी बहुत कुछ कर सकते थे। जैसे कत्ल? चांदना व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। सुनील खामोश रहा। सुनील खामोश रहा। मैं 5 बजे फट से उठा, चांदना पूर्वत व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। 5:08 पर यहाँ पहुंचा, 5:20-22 तक यहाँ मौजूद रहा, 5:30 तक फड़ में वापस पहुंच गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि अपनी 12-14 मिनट की यहाँ मौजूदगी का वक्फे में मैं क्यों कर तब उस कत्ल को अंजाम दे पाया, जो कि स्थापित है कि रात 12 और 3 बजे के बीच हुआ था। कत्ल सुबह 5:15 के आसपास तो नहीं हुआ। कैसे मैं काल का पहिया वापस मोड़ पाया? कैसे मोड़ पाए? मेरे से पूछ रहे हो? हाँ। हद है ढिठाई की। कैसे मोड़ पाए? उठो। एकाएक वो उठता हुआ बोला। क्या? स्टैंड अप। कम ऑन योर फीट। सुनील बड़े यत्न से उठकर खड़ा हुआ। मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। चांदना उसे बाहर पकड़ उसकी चांदना उसकी बाह पकड़कर दरवाजे की तरफ ले चलता बोला, मार्फत ब्लास्ट। उसमें तुम्हारे सवालों के जवाब होंगे। ओके? ओके। लेकिन जवाब मैंने पहले खोज निकाला तो मैं तुम्हें चिट्ठी नहीं लिखूंगा। जवाब के साथ खुद हाजिर हो जाऊंगा, और ऐसा बहुत जल्दी होगा। तुम्हारी उम्मीद से जल्दी होगा। ओके? मैं तुम्हारी और तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। हाँ, करना गुले गुलजार। मुझे तुमसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। उम्मीद है तुम्हें भी नहीं हुई होगी। नमस्ते। सुनील वहां से बाहर निकला और लिफ्ट में सवार होकर नीचे पहुंचा। पार्किंग में जाकर वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और तूफानी रफ्तार से इंदिरा गांधी जनरल अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर हरीश वालिया अपने ऑफिस में मौजूद था। सुनील को फिर आया देखकर उसने हैरानी जाहिर की। कुछ पीछे छूट गया था? वो बोला। नो सर। तो? सर, लंच आवर था। उम्मीद नहीं थी कि आप मिलेंगे। मैं लंच नहीं करता। ओह, क्या बात है? सर, किसी की जिंदगी मौत का सवाल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी जहमत करें और मेरे साथ चलें। कहाँ? पुलिस हेडक्वार्टर। किस लिए? एसएच जालान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुनरावलोकन के लिए। ऐसी जरूरत किसको है? केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को होगी। तुमने बोला किसी की जिंदगी मौत का सवाल है। जी हाँ। मौत मनहूस लफ्ज है। मौत मनहूस लफ्ज है, जिसका जिक्र भी दुखदाई है। सर, वो क्या है कि कब चलना है? अभी, फौरन। कैसे चलेंगे? मैं तो मोटरसाइकिल पर आया हूं, जिसे मैं यहीं छोड़ देता हूं, और टैक्सी जरूरत नहीं, मेरे पास कार है। फिर मैं ऐसा करता हूं कि आपके आगे आगे पायलट की तरह चलता हूं, आप पीछे पीछे आइए। यूं जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है। अगला दृश्य। सुनील इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के कमरे में दाखिल हुआ। चेतन चांदना वहां पहले से मौजूद था। इंस्पेक्टर और वो गंभीर वार्तालाप में मशगूल जान पड़ते थे। अरे, प्रभुदयाल उसे देखकर अप्रसन्न भाव से बोला, कहां घुसे चले आ रहे हो? मजबूरन ये गुस्ताखी करनी पड़ रही है जनाब। सुनील बोला। वो क्या है कि मेरे पास आपके ताजा तरीन मर्डर केस के ताल्लुक रखते कुछ अहम तरीन तथ्य हैं, जिनका मैं समझता हूं कि फौरन आपकी जानकारी में आना जरूरी है। प्रभुदयाल ने संदिग्ध भाव से उसकी तरफ देखा। प्यारे लाल, सुनील चांदना से संबोधित हुआ। मैंने कहा था मैं तुमसे मिलूंगा, तुम्हारी उम्मीद से जल्दी मिलूंगा। चांदना के नेत्र सिकुड़े। तुम्हें? प्रभुदयाल सुनील को घूरता हुआ बोला। मालूम था कि ये यहां है? हाँ। कैसे मालूम था? इन्होंने ही बताया था। लिहाजा हाल ही में मिले थे? जी हाँ। उतने से तसल्ली ना हुई? कुछ हुई,
कुछ ना हुई। क्या मतलब? इन्होंने मेरे पर एक चैलेंज उछाला था जिसका जवाब देने मैं यहाँ आया हूँ। जवाब कहीं और नहीं दिया जा सकता था? यहाँ घुसे चले आना ज़रूरी था? जवाब आपकी भी दिलचस्पी का बायस है। मेरी दिलचस्पी? जी हाँ। एक्सप्लेन। आइंदा 10 मिनट में शायद आपको लगे कि आपका केस हल हो गया है। ऐसा? हाँ। यानी कि फिर कोई सुनीलियन पुड़िया? पुड़िया कारामद हो तो क्या हर्ज है? क्या कहना चाहते हो? बैठकर कहूँ तो कैसा रहे? ओह हाँ, बैठो बैठो। थैंक यू। सुनील चांदना के पहलू में एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने चांदना पर निगाह डाली। चांदना ने प्रत्यक्षतः बेखौफ उससे निगाह मिलाई, लेकिन उसके चेहरे पर जो गहन उलझन के भाव थे, वो छुपाए नहीं छुप रहे थे। अब बोलो। प्रभुदयाल उतावले स्वर में बोला। दो अपनी पुड़िया और देखो कि वह मुझे हजम होती है या नहीं। सुनिए, माई बाप आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ये एक स्थापित तथ्य है कि जालान का कत्ल रात 12 और 3 के बीच हुआ था। चांदना साहब के पास उस वक्फे की ऐसी आलिबाई है जिसे बकौल इनके दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। मैं इनके इस दावे की तायीद करता हूँ, लेकिन साथ ही ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सुबह 5 और 5:30 के बीच की कोई एलिबाई इनके पास नहीं है। ये बात बेमानी है, चांदना आवेश से बोला। और तुम जानते हो, इंस्पेक्टर साहब जानते हैं, क्यों बेमानी है। जब इस तथ्य को स्थापित बताते हो कि कत्ल रात 12 और 3 के बीच हुआ था, तो क्यों चाहिए मुझे उस वक्फे से कहीं बात की किसी वक्त की एलिबाई? बोलता हूं ना, मुझे अपनी बात तो मुकम्मल करने दो। ठीक है, करो। अपना वक्त जाया करो। इंस्पेक्टर साहब का वक्त जाया करो। करो बात मुकम्मल। थैंक यू। ये कहते हैं कि अपनी जुए की फड़ में इनकी हाजिरी रात 10 बजे से अगली सुबह 8 बजे तक की थी। उस दौरान सुबह 5 बजे सिर्फ आधे घंटे के लिए ये फर्द छोड़कर कहीं गए थे, लेकिन ये नहीं बताते कि कहाँ गए थे। मैं अपनी गांठ का तमाम पैसा हार गया था और रकम का इंतजाम करने के लिए किसी दोस्त के पास गया था। किस दोस्त के पास गया था मैं बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन बताए बिना ये साबित नहीं कर सकते हो कि किस दोस्त के पास ही गए थे। लेकिन बिताए बिना ये साबित नहीं कर सकते हो कि किसी दोस्त के पास ही गए थे। खितान अपार्टमेंट्स नहीं गए थे, जबकि इनके फर्द के मुकाम से खितान अपार्टमेंट्स का फासला ऐसा है कि ये खुद कबूल करते हैं कि सुबह सवेरे के वक्त, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक ना के बराबर होता है, कार चलाकर 7-8 मिनट में खितान अपार्टमेंट्स और आगे मौका वारदात तक पहुंचा जा सकता है। इतने में ही जाहिर है कि लौटा भी जा सकता है। इस लिहाज से वहां ठहर कर कुछ भी करने के लिए 12-14 मिनट का वक्फा इनके पास बचता है। ये कहते हैं कि लौटने में इन्हें 35 मिनट भी लगे हो सकते हैं, तो 20 मिनट का वक्फा इनके पास बचता है। इनका चैलेंज इस बात पे है कि कैसे ये उस वक्फे में कत्ल को अंजाम दे पाए, जबकि स्थापित है कि कत्ल उस वक्फे में सुबह 5:15 के आसपास नहीं, रात 12 और 3 के बीच हुआ। इनका लाख रुपए का सवाल ये है कि अगर ये कातिल है, तो कैसे ये काल का पहिया वापस मोड़ पाए? कैसे सुबह 5:15 बजे कत्ल करके ये स्थापित कर पाए कि वो उस वक्त से पहले, बहुत पहले, आधी रात के बाद किसी वक्त हुआ था? तुम, प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला, कहीं ये तो नहीं कहना चाहते हो कि इस कथित लाख रुपए के सवाल का जवाब तुम्हारे पास है? मैं ऐन यही कहना चाहता हूं। चाणना चौंका। उसने हैरानी से सुनील की तरफ देखा। सुनील बड़े धीरज से मुस्कुराया। तो, प्रभुदयाल बोला, ये है वो सुनीलियन पुड़िया जो तुम सरकाना चाहते हो। सरकाने तो दीजिए कृपा निधान, फिर देखिए कि ये पुड़िया है या कुछ और है। आगे बढ़ो। आगे सुनील भाई मुल्तानी पेश करता है लाख रुपए के सवाल का कई लाख रुपए का जवाब।
चांदना साहब मेरे से जानना चाहते थे कि ये काल का पहिया कैसे मोड़ पाए। जवाब मैं इन्हें तब तब भी दे सकता था, लेकिन तब अपने जवाब का लेकिन तब अपने जवाब को मजबूरा देने का मेरे पास जरिया नहीं था। अब है? चांदना व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, अब है, तभी तो यहाँ आया हूँ। क्या है जरिया? सामने आता है, अभी सामने आता है। जलाले सुनीली, गुल गया गुलशन गया, बुलबुल की सवारी आई। अब जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। कोई बात, प्रभुदयाल बोला, थिएट्रिकल्स के बिना नहीं कह सकते। ये मेरा स्टाइल है और स्टाइल। आगे बढ़ो। बंदा नवाज, बात इतनी मामूली है कि हैरानी है किसी की निगाह में ना आई। मैं दावा करता हूं कि कत्ल 5 और 5:30 के बीच हुआ था और इन्होंने किया था। ये 5 बजे इस खास काम के लिए जेबें खाली हो गई होने का बहाना बनाकर फड़ में से उठे, अपनी कार पर सवार होकर 7-8 मिनट में खेतान अपार्टमेंट्स पहुंचे। आइस पिक को, बर्फ काटने वाले सुए को हथियार बनाकर इन्होंने शिव हरी जालान का कत्ल किया। उसके फ्लैट में मौजूद विशाल डीप फ्रीज में से तमाम डिब्बा बंद सामान निकाला। उसकी जगह उसमें जालान की लाश रखी, यूं रखी कि पीठ के बल पड़ी लाश की बाहें और कोहनियों पर से यूं मुड़ गई कि वो दोनों पहलुओं के साथ लग गई। हाथ मुंह तक पहुंच गए और टांगे घुटनों के पास से थोड़ा मुड़ गई। ऐसा डीप फ्रीज के भीतर की सीमित जगह की वजह से हुआ। वो ताबूत तो था नहीं जो कि मुर्दे के नाप का बनाया गया होता और उसमें पड़े मुर्दे की कंफर्टेबल पोजीशन की गारंटी होती। वो डीप फ्रीज था जिसमें इतनी ही जगह होती है कि लाश उसमें समा पाती, कि बाहें दोहरी हो जाती और घुटने थोड़ा मुड़ जाते। बहरहाल इन्होंने लाश को चालू डीप फ्रीज में टिकाकर उसका ढक्कन बंद किया और वापस जाकर जुए की फड़ में बैठ गए। जो रकम 30,000 रुपए 100 की 3 गड्डियों की सूरत में थी, इन्होंने वहां चमकाई, अपनी एलिबाई की तैयारी में पहले से इनके पास थी। ये फिर फड़ में जम गए और 8:30 बजे तक जमे रहे, जबकि अपनी 9 बजे की अपॉइंटमेंट की दुहाई देते ही ये वहां से उठे, लपकते वापस खेतान अपार्टमेंट्स पहुंचे। जालान की लाश डीप फ्रीज से निकालकर इन्होंने अपने फ्लैट की वॉल कैबिनेट के कबर्ड के पास पहुंचाई। डीप फ्रीज से निकला तमाम सामान सामान वापस डीप फ्रीज के हवाले किया और वहां से रुखसत हो गए। इमारत से बाहर कहीं छिपकर इन्होंने 9 बजने का इंतजार किया और फिर यूं इमारत में दाखिल हुए जैसे फर्श से उठकर ब्रेकफास्ट से निपटकर उसी वक्त वहां पहुंचे हूं। और तब ऊपर अपने फ्लैट पर पहुंचे, जबकि मैं, अर्जुन और अदिति अटवाल पहले से ही वहां पहुंचे हुए थे। बंदा परवर, लाश की 3.5 घंटे के करीब डीप फ्रीज में मौजूदगी की वजह से बॉडी टेम्परेचर में वो हेरफेर हुई जिसने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को कंफ्यूज किया, जिसने बॉडी टेम्परेचर को, जो कि बड़ी नायाब चतुराई से टेम्पर किया गया था, आधार बनाकर कत्ल का टाइम रात 1 बजे के आसपास का मुकर्रर किया और उसे 12 और 3 बजे की एक्सट्रीम लिमिट्स के ब्रैकेट में किया। यूं जो कत्ल असल में सुबह 5 बजे के करीब हुआ, उसे कम से कम 4 घंटे पहले हुआ समझा गया। तो ये है सुनील भाई मुल्तानी की जुबानी काल का पहिया पीछे फेरा गया होने की कहानी। सुनील खामोश हो गया। उसने पूरे इत्मीनान से अपना शरीर कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया। उस घड़ी चांदना यूं भौचक्का सा सुनील की तरफ देख रहा था जैसे उसे बैठे बैठे लकवा मार गया हो। प्रभुदयाल भी सुनील को यूं मुंह बांधे देख रहा था जैसे वो कोई अजूबा हो। झूठ है, बकवास है। फिर एकाएक चांदना भड़का। चंडू खाने की गप है, एक पागल का प्रलाप है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्यारे लाल, सुनील बोला, तुमसे किसी जुदा जवाब की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तुम हवाइयां उड़ाकर मेरे को मुजरिम साबित नहीं कर सकते। तुम्हारी ये बकवास जिसका न सर है न पैर है। झुनझुन गोपाल, सिर पैर धड़ सब है। जो तुझे नहीं दिखाई देता उसका नाम ले। मैं दिखाता हूँ चांदना के मैं दिखाता हूँ चांदना करके चानन में। इंस्पेक्टर साहब, चांदना कलप कर बोला, ये क्या हो रहा है? आप इस शख्स को अभी चुप कराता हूँ। प्रभुदयाल गंभीरता से बोला, पहले जरा तुम चुप रहो।
प्रभुदयाल चांदना ने होंठ भींच लिए। रिपोर्टर साहब, इधर मेरी तरफ देखो। यस बॉस। ये बड़ा इल्जाम है। जुर्म भी तो बड़ा है। जुर्म से मैच करता इल्जाम है। ये गैर जिम्मेदाराना इल्जाम है। सरकार के दरबार में मेरी गैर जिम्मेदाराना बात करने की मजाल नहीं हो सकती। ड्रामेबाजी छोड़ो। ये ड्रामेबाजी नहीं है कृपा निधान। एक चैलेंज का जवाब है जो इस शख्स ने मेरे पर उछाला था। इसने कहा मैं काल का पहिया फेर के दिखाऊं। मैंने दिखाया। इसने कहा मैं इसकी एयर टाइट एलिबाई में छेद करके दिखाऊं। मैंने छेद किया। इसने पूछा इसने कैसे कत्ल को अंजाम दिया हो सकता था। मैंने बताया। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात नहीं है। बात इतनी सी भी हो तो उसे साबित करना पड़ता है। सब्सटेंशिएट करना पड़ता है। प्रमाणित करना पड़ता है। कर सकते हो? कर सकता हूं। कैसे? डॉक्टर हरीश वालिया के जरिए, जिन्होंने अपनी आला काबिलियत के बावजूद पोस्टमार्टम में बड़ा धोखा खाया। डॉक्टर वालिया इस वक्त यहां कहाँ है? नहीं है तो हो जाएंगे। क्या? मैं गिली गिली करता हूं ना। सुनील ने जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर पंच किया। मोबाइल को कान से लगाया और संपर्क होने पर 5 मिनट सर कहकर फोन वापस जेब में रख लिया। अब आप एक काम कीजिए। फिर वो प्रभुदयाल से बोला। मेहरबानी जानकर काम कीजिए। कौन सा काम? प्रभुदयाल की भवें उठी। मैं चांदना साहब से एक आध बात पूछना चाहता हूँ। एक आध बात जो जग विदित है, उसकी तस्दीक करना चाहता हूँ। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि ये जवाब देंगे, सही जवाब देंगे और मुकम्मल जवाब देंगे। प्रभुदयाल ने चांदना की तरफ देखा। मुझे किसी जायज चांदना बोला, किसी माकूल सवाल का जवाब देने से कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे से कोई हिट बिलो द बेल्ट जैसा वाहियत सवाल पूछा गया तो। तुम उम्मीद करते हो, सुनील बोला, कि मैं वाहियत सवाल पूछूंगा? वाहियत आदमी और कैसे सवाल पूछेगा? मिस्टर चांदना, प्रभुदयाल अप्रसन्न भाव से बोला। आई एम सॉरी सर। मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना, सुनील बोला, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाज लोगों को अपनी किस्म, अपनी जात पहचानने में महारत हासिल होती है। देखो मेरा सवाल सुनो। तुम अपने फ्लैट के दरवाजे पर मेरे लिए चिट्ठी तुमने अपने फ्लैट के दरवाजे पर मेरे लिए चिट्ठी छोड़ी कि अपने जुए की फड़ में तुम लेट हो जाने वाले थे। हाँ। इल्हाम हुआ था? किस बात का? कि तुम लेट हो जाने वाले थे। ये बात पहले से कैसे मालूम थी? फट जल्दी उठ सकती थी, कैंसिल हो सकती थी, पुलिस की रेड जैसी किसी वजह से उसका समापन हो सकता था। ऐसा कुछ हुआ होने की सूरत में तुम्हारे लेट हो जाने का मतलब ही ना होता। फिर भी लेट हो जाते तो क्या तबाही आ जाती? हमें तुम्हारे फ्लैट के बाहर थोड़ा इंतजार कर लेना पड़ता तो क्या हम वो काम छोड़ के चल देते, खास जिसके लिए हम आए थे? चल भी देते तो क्या मुलाकात दोबारा दोबारा मुकर्रर नहीं की जा सकती थी? चिट्ठी टांगने का क्या मतलब? मतलब तुम्हें मालूम है, उस चिट्ठी की वजह से ही तुम लोग आश्वस्त हुए कि मैं एकाएक वहां नहीं पहुंच जाने वाला था। इसी वजह से वहां तुम लोगों की वाणी मुखर हुई और वो रिकॉर्डिंग जिसका इंतजाम मैं पीछे करके गया था हुई। आई बात समझ में? आई। तो वो चिट्ठी लिखने की और फ्लैट खुला छोड़ने की बस यही वजह थी? और क्या वजह हो सकती है? सवाल मैंने पूछा है। हाँ, यही वजह थी। यह वजह अदिति अटवाल को चुपचाप भीतर दाखिल होने के लिए उकसाना था। क्या मतलब? फ्लैट खुला जानकर भीतर दाखिल होकर टेप तलाश करने का ख्याल उसे आ सकता था। तुम चाहते थे कि वो भीतर दाखिल होती, टेप की तलाश में वो कबर्ड को खोलती, उसके भीतर मौजूद लाश उसके गले पड़ती और कातिल उसे समझा जाता। पिछली रात अमृता अटवाल घर से ना निकली होती, जालान के फ्लैट में दाखिला पाती ना देखी गई होती तो कातिल होने का सेहरा स्वाभाविक तौर पर अदिति के सर पर बनता। और यही तुम चाहते थे। नॉनसेंस। इसी वजह से फ्लैट खुला छोड़ने का रिस्क तुमने लिया। इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि कत्ल का प्रोग्राम तुम
पहले से बनाए बैठे थे और ये भी पहले से ही सोचे बैठे थे कि कैसे तुम अपने प्रोग्राम पर खरे उतरोगे। भाई मेरे, मैंने तुम्हें सवाल पूछने की छूट दी है, इसलिए तुम कुछ भी नहीं बक सकते। मैं बक रहा हूं? और क्या कर रहे हो? फ्लैट खुला छोड़ने के पीछे, उस पर चिट्ठी टांगने के पीछे ये वजह नहीं थी? नहीं थी। वजह ये थी कि उस इंतजाम के जरिए तुम जानना चाहते थे कि सुदर्शन अटवाल की रकम अदा करने की मंशा थी या नहीं, और ये कि कैसे मैंने तुम्हारे टेप की वॉट लगाई थी। हाँ। ओके, मैंने मान ली तुम्हारी बात। कितना बड़ा एहसान किया, शुक्रिया। तुम्हें मालूम है शिवहरी जालान ने नेशनल बैंक की नॉर्थ शोर ब्रांच से एक बड़ी रकम लूटी थी? सबको मालूम है। सवाल सबसे नहीं है, तुम्हारे से है। मालूम है? बड़ी रकम, 2.25 करोड़ रुपए। हाँ। ये भी मालूम है कि अकेले उसने ये काम नहीं किया था? सुना तो ऐसा ही है। सुना है कोई साथी भी था। साथी? हाँ। एक वचन या बहुवचन? एक या एक से ज्यादा? मेरे ख्याल से दो। और उन दो साथियों में से एक तुम थे? क्या बकते हो? जवाब दो। मैं ऐसे वाहियात, बेहुदा, बेबुनियाद सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुम खुंदक में अंधेरे में तीर चला रहे हो और मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। मेरे किरदार को काला रंगने की कोशिश कर रहे हो। इतना कुछ कहा लेकिन जवाब के तौर पर फिर भी कुछ नहीं कहा। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। क्यों? तुमने कहा था तुम्हें किसी जायज माकूल सवाल का जवाब देने में कोई एतराज नहीं। यह सवाल जायज नहीं है या माकूल नहीं है? जरूरी नहीं है। तुम्हारा इस सवाल का जवाब देने से इनकार करना अपने आप में जवाब है। अगर तुम लुटेरों के जोड़ीदार नहीं थे तो ऐसा कहने से कोई आफत नहीं टूट पड़ने वाली थी, लेकिन थे तो हामी भरने से आफत टूट पड़ सकती थी। जमा कोई झूठ बोलने का इरादा हो तो इस बात का ध्यान कर लेना कि कहां बैठे हो। उसने बेचैनी से पहलू बदला और पनाह मांगती निगाह से प्रभुदयाल की तरफ देखा। जवाब दो। प्रभुदयाल ने गंभीरता से बोला। उसने इंकार में सिर हिलाया। वजह? इतने साल पुराने केस का मौजूदा केस से कोई रिश्ता नहीं। पूरा पूरा रिश्ता है, सुनील पुरजोर लहजे से बोला। पुरानी वारदात के प्रणेता का कत्ल हुआ है और उसके कत्ल का वारदात में शरीक शख्स पर इल्जाम है। खामखा। जुए की जिस फड़ में तुम शामिल थे उसमें तुम सुबह 5 बजे तक मुतवातर हारते रहे थे। हाँ, कई बार बोला। अभी भी यकीन न हो तो फड़ में शामिल 7 गवाहों से पूछो। सुबह 5 बजे और रकम का इंतजाम करने के लिए फड़ से उठे, आधे घंटे में रकम के साथ वापस लौटे, लेकिन यह बताने से तुम्हें ऐतराज है कि रकम तुमने कहां से हासिल की, किस दोस्त से हासिल की। तुम दोस्त का नाम बताने को तैयार नहीं, बावजूद इसके कि उस दोस्त की गवाही तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकती है। ये साबित कर सकती है कि सुबह 5 और 5:30 के बीच तुम खेतान अपार्टमेंट्स में मौका वारदात पर नहीं, कहीं और थे। इससे एक ही बात साबित होती है। कौन सी बात? ऐसा कोई दोस्त था ही नहीं। क्या? ऐसे किसी दोस्त का वजूद नहीं है जिसने कि सुबह 5 बजे तुम्हें 30,000 रुपए उधार दिए। वो रुपए खुद तुमने अपने आप को दिए। तुम्हारा वो कथित मेहरबान दोस्त कोई और नहीं, खुद तुम हो। अपने फ्लैट में कबर्ड में लाश छुपाने के बाद तुमने अपनी खुद की रकम को काबू में किया, उसके साथ फड़ में वापस लौटे और उसको फड़बाजों के सामने चमकाते हुए दावा किया कि रकम दोस्त से उधार मांग कर लाए हो। अब कहो कि मैं गलत कह रहा हूं। गलत कह रहे हो, सरासर गलत कह रहे हो। तुम जो कुछ कह रहे हो खुंदक में कह रहे हो। कैसे भी मुझे कातिल साबित कर देने की कोशिश कर रहे हो ताकि अमृता अटवाल पर से फोकस हट सके, वो आजाद हो सके और तुम अटवाल फैमिली की वाहवाही लूट सको। कितने अफसोस की बात है कि अपने आप को एक जर्नलिस्ट बताते हो,
एक ज़िम्मेदार अखबार का ज़िम्मेदार प्रतिनिधि बताते हो और एक की बला दूसरे के सिर मढ़ने की टुच्ची हरकत करते हो। तुम प्रभुदयाल बोला, दोस्त का नाम लेकर इसका मुंह बंद क्यों नहीं करते? ये किस्सा खत्म क्यों नहीं करते? मैं दोस्त का नाम नहीं लेना चाहता। अरे, कोई वजह तो हो। मैं वजह नहीं बताना चाहता। कोई हो तो बताए। सुनील बोला। बकते रहो, अंधेरे में तीर छोड़ते रहो, लेकिन कौओं के काएं काएं से ढोर नहीं मरते। अगर सुनील का अंदाजा गलत है, प्रभुदयाल गंभीरता से बोला, तो वजह एक ही हो सकती है। क्या? वो बैंक डकैती में शामिल तीसरा शख्स था जिससे तुमने रुपए हासिल किए। यही वजह हो सकती है तुम्हारे उसका नाम ना बताने की। इंस्पेक्टर साहब, चांदना आहत भाव से बोला, आप भी इस सिरफिरे की बकवास में शामिल हो गए। कम से कम आपको तो। तभी डॉक्टर वालिया ने, जिसे कि सुनील नीचे सड़क के पार के कॉफी हाउस में छोड़ के आया था, वहां कदम रखा। प्रभुदयाल ने हैरानी से सुनील की तरफ देखा। मदारी जब खेल दिखाता है, सुनील बोला, तो तैयारी करके हाजिर होता है। प्रभुदयाल ने उठकर डॉक्टर से हाथ मिलाया और कुर्सी पेश की। डॉक्टर सधन्यवाद सुनील और चांदना के बीच की खाली कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर साहब, सुनील संजीदगी से बोला, जनाब हाजरीन की जानकारी के लिए अर्ज है कि आज सुबह मैं आपसे मिला था और मैंने आपसे इस बाबत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की थी कि कैसे पोस्टमार्टम द्वारा कत्ल के संभावित वक्त का अनुमान लगाया जा सकता था। हाँ। डॉक्टर प्रभुदयाल और चांदना पर उड़ती निगाह डालता हुआ बोला, आपने मुझे 4 फैक्टर्स की जानकारी दी थी जो कि इस काम में सहायक सिद्ध होते हैं। एक, पोस्टमार्टम लिविडिटी। दूसरा, लाश की अकड़न, जिसके लिए टेक्निकल टर्म रिगोर मोर्टिस है। लेकिन कहा था कि ये दोनों 100% भरोसे के फैक्टर नहीं, कंक्लूसिव फैक्टर नहीं थे। जिन 2 और फैक्टर्स को आप खातिर में लाए थे, उनमें से एक को आपने खाने के हज़म होने में लगने वाले टाइम पर और दूसरे को लाश के टेम्परेचर पर और टेम्परेचर लॉस के फॉर्मूले पैटर्न पर बताया था। खाना हज़म होने वाले फैक्टर को भी आपने कमज़ोर करार दिया था क्योंकि आपको मालूम नहीं था कि मौजूदा केस में मकतूल ने, शिव हरी जालान ने, रात का अपनी ज़िंदगी का आखिरी खाना कब खाया था। लिहाजा आपकी रिपोर्ट का सारा नहीं तो मेजर दारोमदार टेम्परेचर लॉस पर था। एम आई राइट सर? यस यू आर। टेम्परेचर लॉस वाले फैक्टर की बाबत आपने ये भी कहा था कि उससे कोई सार्थक नतीजा तभी निकाला जा सकता था जबकि मौत के वक्त मरने वाले के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को, जो कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, गारंटी हो, या बॉडी में टेम्परेचर की ऊंच नीच की निश्चित जानकारी हो। जैसे कि आपने मिसाल दी थी कि मौत के वक्त मरने वाले को तेज बुखार हो, उसका टेम्परेचर 100, 2, 3 या 4 हो, तो लाश के ठंडी पड़ने की रफ्तार उस टेम्परेचर से 1.5 डिग्री प्रति घंटा की रफ्तार से शुरू होगी, ना कि 98.4 डिग्री से, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। हाँ। अब मेरा सवाल ये है कि लाश को बुखार होने की वजह से मौत के वक्त की बाबत आपका नतीजा तब्दील हो सकता है, तो लाश अस्वाभाविक तौर पर ठंडी करने से उसके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को किसी कृत्रिम तरीके से नीचे लाने से भी क्या आपका नतीजा तब्दील हो सकता है? सरासर हो सकता है। जो बात बॉडी की ओवरहीटिंग पर लागू है, वो ओवरकूलिंग पर भी लागू है। मसलन लाश को 2-3 घंटे डीप फ्रीज में बंद करके रखा गया हो, तो क्या 5 बजे के करीब हुए कत्ल को 4 घंटे पहले रात 1 बजे के करीब हुआ कत्ल नहीं समझा जा सकता? समझा जा सकता है। लाश की बरामदगी के वक्त आपने बॉडी टेम्परेचर क्या पाया था? 85। इसी वजह से प्रति घंटा 1.5 डिग्री के टेम्परेचर लॉस के फॉर्मूले के मद्देनजर आपने नतीजा निकाला था कि कत्ल रात के 1 बजे के करीब हुआ था। हाँ। अब फर्ज कीजिए कि सुबह 5 बजे कत्ल हुआ
और लाश को डीप फ्रीज में बंद कर दिया गया। 3 घंटे बाद जब उसे वहां से निकाल कर नई नॉर्मल जगह शिफ्ट किया गया, तो क्या तब उसका बॉडी टेम्परेचर 94 रहा होगा? ऐसा कैसे होगा? तुम कहते हो लाश को डीप फ्रीज में बंद रखा गया। डीप फ्रीज ने अपना कोई करतब नहीं दिखाया होगा? क्या करतब दिखाया होगा? क्या ये कि जिस टेम्परेचर पर नॉर्मल हालात में लाश ने 7 घंटे में पहुंचना था, उस पर वो 3 घंटे में पहुंच गई? मुमकिन है। नॉर्मल हालत में लाश को 88 डिग्री पर पहुंचने में 7 घंटे लगते, लेकिन डीप फ्रीज ने हालात को नॉर्मल ना छोड़ा। उसने 7 घंटे का काम 3 घंटे में कर दिया। लाश को 3 घंटे में 88 डिग्री तक पहुंचा दिया। जाहिर है। तो फिर ये भी जाहिर है कि यही बात कत्ल के वक्त की बाबत आपके गलत नतीजा निकालने की वजह बनी। जो कत्ल सुबह 5 बजे हुआ था, उसे डीप फ्रीज की करामात से रात 1 बजे हुआ समझा गया। मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि कत्ल के बाद लाश को 3 घंटे डीप फ्रीज में बंद रखा गया था। लेकिन अगर अगर ऐसा हुआ था, तो जिस गलती का मैंने जिक्र किया वो आपसे हो सकती थी। हाँ। लाश के बॉडी टेम्परेचर को टेम्पर करके पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को गुमराह किया जा सकता था। हाँ। तो सुनील एक विजेता की तरह प्रभुदयाल को देखता बोला, सुनील भाई, मुल्तानी खत्म करता है बॉडी टेम्परेचर से छेड़छाड़ की कहानी। प्रभुदयाल ने गहरी सांस ली और असहाय भाव से गर्दन हिलाई। अपनी कहानी में सुनील बोला, आपकी इजाजत से मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। वो भी बोलो। आप आपकी खुद की गवाह सृष्टि अब्रोल का बयान है। तुम्हें क्या पता क्या बयान है? अब पता ही है कुछ कुछ। उसके पास भी पहुंच गए? कहीं तो मैंने जाना ही था। वहां चला गया जहां वो पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती थी? शंकर रोड, ईस्ट वेस्ट ट्रेवल्स के ऑफिस। क्या कहना चाहते हो उसके बयान के बारे में? वो आप लोगों की इस बात की गवाह है कि उसने परसों रात 1 बजे मुलजिमा अमृता अटवाल को शिवहरी जालान के फ्लैट की, जिसे कि वो शंकरलाल महाजन के नाम से जानती थी, घंटी बजाते देखा था। जिसके जवाब में जालान ने आखिरकार दरवाजा खोला था और लड़की को भीतर ले गया था। यहाँ ये बात गौरतलब है कि आपकी गवाह ने ये नहीं कहा था कि किसी ने दरवाजा खोला था। उसने साफ दो टूक मैटर ऑफ फैक्टली कहा था कि महाजन उर्फ जालान ने दरवाजा खोला था, लिहाजा उसने चौखट पर जालान को देखा था। तो क्या हुआ? क्या कहना चाहते हो? तो ये हुआ, ये कहना चाहता हूं कि सृष्टि अब्रोल ने ये नहीं कहा था कि उस वक्त मेजबान अंडरवियर बनियान पहने था। जैसा कि होता तो उसने जरूर कहा होता। कोई आधी रात को किसी फीमेल गेस्ट को अंडरवियर बनियान में रिसीव करे, ये एक गैर मामूली बात है, और गैर मामूली बात का देखने वाले के नोटिस में आना स्वाभाविक होता है। उसने इस बात का, एक अस्वाभाविक बात का जिक्र नहीं किया। यही साबित करने के लिए काफी है कि रात के 1 बजे उसने जालान को नॉर्मल पोशाक में देखा था। अगर उसका कत्ल उस वक्त हुआ जिस वक्त हुआ बताया जाता है, तो लाश नॉर्मल पोशाक में पाई जाती, लेकिन लाश अंडरवियर बनियान में पाई गई। इसका क्या मतलब हुआ? सिवाय इसके और क्या मतलब हो सकता है कि लाश पर से कपड़े उतार दिए गए कत्ल के बाद? क्यों? क्यों उतारे गए? भाई, जब लाश बिना कपड़ों के पाई गई तो उतारे ही गए। क्यों जनाब, क्यों? लाश कपड़ों में पाई जाती तो क्या आफत आ जाती? प्रभुदयाल गड़बड़ाया। इजाजत हो तो एक संभावना मैं सुझाऊं? सुझाव? लाश के कपड़े इसलिए उतारे गए क्योंकि कपड़ों में, आजकल के मौसम की नॉर्मल पोशाक में, डीप फ्रीज टेम्परेचर के मामले में अपना वो करतब ना दिखा पाया होता जो कि उसने दिखाया। इस वजह से कातिल ने लाश के कपड़े उतारे? हो सकता है।
ये संभावना है जिसे आप चाहें तो खातिर में ला सकते हैं। वापस क्यों ना पहना दिए? क्योंकि अकड़ी हुई लाश को वापस कपड़े पहनाना कोई हंसी खेल ना होता। उस कोशिश में कम से कम बाहों की पोजीशन को छेड़ना लाजमी हो जाता, जिसका नतीजा ये होता कि बाहों की अकड़न टूट जाती, रिगोर मोर्टिस टेम्पर हो जाती और ये बात डॉक्टर साहब से हरगिज छुपी न रहती। डॉक्टर ने दृढ़ता से सहमति में सिर हिलाया। दूसरे कातिल को वक्त का तोड़ा था, जिसे वो लाश को कपड़े पहनाने में जाया करता तो लाश को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का मुश्किल और खतरनाक काम वो कामयाबी से न कर पाया होता। प्रभुदयाल का सिर स्वयमेव सहमति में हिला। कहने का मतलब ये है कि कत्ल अगर 12 और 3 के बीच के वक्फे में रात 1 बजे के करीब हुआ होता, तो सिनेरियो वो ना होता जो कि पेश हुआ। तो डीप फ्रीज का कोई रोल ना होता, तो टेम्परेचर टेम्परिंग की कोई जरूरत ना होती, तो लाश अंडरवियर बनियान में न पाई जाती। हम्म। प्रभुदयाल ने जोर से हुंकार भरी, फिर चांदना की तरफ देखा। मेरी तरफ क्या देखते हैं? चांदना गुस्से से बोला। आप किसी मुलाहजे में शरारती आदमी को छूट देना चाहते हैं, दीजिए। आप एक पागल का प्रलाप सुनना चाहते हैं, सुनिए। मैं आपको कैसे रोक सकता हूं? आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? आपको सुनील की इस बात से इत्तेफाक है कि आपसे मौत का संभावित वक्त निर्धारित करने में गलती हुई? खामखा नहीं हुई, लेकिन हुई। मेरी जगह कोई दूसरा डॉक्टर होता तो वो भी गलती करता, क्योंकि हालात जानबूझकर ऐसा पैदा किए गए कि गलती होती। आपको हालात का अंदाजा ना हुआ? हालात का अंदाजा करने का मेरे पास कोई जरिया नहीं था। मैं डीप फ्रीज की बाबत नहीं जानता था। मैं उसके ऐसे शरारती इस्तेमाल की बाबत नहीं जानता था। मैंने उस फ्लैट में कदम तक नहीं रखा था जिसमें कि डीप फ्रीज मौजूद बताया जाता है। मैंने अपने काम की मैंने अपने काम में कोई कोताही नहीं की। मैंने अपने मेडिकल नॉलेज की एप्लीकेशन में कोई कोताही नहीं की। मैंने एक सीधा, सरल, सटीक नतीजा निकाला, जो कि लगता है कि गलत था, क्योंकि हालात ऐसे थे कि किसी के कयास में नहीं आ सकते थे। मेरा नतीजा एक थ्योरी पर आधारित था और उस तक पहुंचने के लिए जिन पहलुओं को नॉर्मल मानकर चला गया था, वो नॉर्मल ना रहे, तो नतीजे भी नॉर्मल ना आना स्वाभाविक था। वर्तमान केस में पोस्टमार्टम लिविडिटी और अकड़न मुझे मुकम्मल भरोसे के फैक्टर ना लगे, इसलिए मैंने खाना हजम होने वाली प्रक्रिया वाले फैक्टर पर विचार किया। लेकिन पुलिस मुझे ये ना बता सकी कि मकतूल ने अपना आखिरी भोजन कब किया था। मैं ये मानकर चला कि उसका आखिरी भोजन डिनर होगा, जो कि उसने 8 बजे किया होगा। लेकिन अगर मेरी ये सोच गलत है, तो जाहिर है मेरा नतीजा भी गलत होगा। यही बात चौथे, बॉडी टेम्परेचर वाले फैक्टर पर लागू होती है। जैसे मैं ये मानकर चला कि मकतूल ने डिनर 8 बजे किया होगा, वैसे ही मैं ये मानकर चला कि मौत के वक्त मकतूल का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था। अब जबकि लगता है कि बॉडी टेम्परेचर लाश को डीप फ्रीज में बंद कर रखे टेम्पर किया लाश को डीप फ्रीज में बंद रखकर टेम्पर किया गया, तो मेरा नतीजा तो अपने आप ही गलत हो गया। आपको, सुनील बोला, किसी तरीके से खबर होती कि लाश को 2-3 घंटे डीप फ्रीज में रखा गया था, तो कत्ल के वक्त की बाबत आप जो नतीजा निकालते वो दुरुस्त होता? सिर्फ इतनी खबर लगने से तो ना होता। तो कैसे होता? तब होता जब मुझे डीप फ्रीज का टेम्परेचर मालूम होता। मुझे मालूम होता कि डीप फ्रीज के थर्मोस्टेट को किस डिग्री तक ठंडा करने के लिए सेट किया गया था। क्या तुम मुझे बता सकते हो? सुनील ने इंकार में सिर हिलाया। डॉक्टर ने प्रभुदयाल की तरफ देखा। हमने डीप फ्रीज की टेम्परेचर सेटिंग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी, प्रभुदयाल बोला। क्योंकि तवज्जो देने की कोई वजह ही नहीं थी। डीप फ्रीज कहीं भाग तो नहीं गया? सुनील धीरे से बोला। क्या बोला? प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला। वो जहां पहले था अभी भी वहीं होगा। उसे ऑफ भी कर दिया गया होगा, तो भी थर्मोस्टेट की सेटिंग वही होगी जो कि परसों रात को थी, नहीं? प्रभुदयाल ने उत्तर न दिया।
मेरे को मालूम पड़ा है कि उस फ्लैट पर पुलिस का ताला है और भीतर सब कुछ जस का तस है। इस लिहाज से तो हो सकता है कि डीप फ्रीज चालू हो। प्रभुदयाल तब भी चुप रहा। बंदा नवाज, हो सकता है ना? फ्लैट में प्रभुदयाल कठिन स्वर में बोला। जो चीज जैसे पाई गई थी अभी भी ऐन वैसे ही है। पुलिस का उस फ्लैट पर ताला तब तक है जब तक कि कोई क्लेमेंट मकतूल का कोई कथित वारिस सामने नहीं आता। उसके बाद भीतर जो करना होगा वो खुद कर लेगा। तो फिर डीप फ्रीज की पड़ताल करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं ये जरूरी नहीं समझता। समझना तो चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि तुम कह रहे हो। क्योंकि कत्ल के बाद अगर लाश उसमें बंद की गई थी तो भीतर कहीं मकतूल के खून से बना कोई दाग धब्बा मौजूद हो सकता है। खून के ऐसे कोई अवशेष डीप फ्रीज के भीतर मिलना अपनी कहानी आप कहते होंगे। अगर उस खून का लैब में मुआयना हो सकता है और अगर वो मकतूल के ब्लड ग्रुप का पाया जाता है तो वो मेरी थ्योरी की सत्यता का प्रमाण होगा। पुड़िया है। खामखा। खास सुनीलियन पुड़िया है। यह बात स्थापित है कि तुम उस फ्लैट में चोरों की तरह घुसे थे। मुझे लगता है तुम्हारी उस हरकत के पीछे तुम्हारा इरादा कोई खास स्टेज सेट करना था। क्या स्टेज सेट करना था? मैं मुश्किल से 2 मिनट भीतर मौजूद रहा। इतने मुख्तसर वक्फे में क्या स्टेज सेट कर सकता था मैं? अब तुम अपनी जुबानी कबूल कर रहे हो कि तुम चोरों की तरह उस फ्लैट में घुसे थे। घुसा था। ये बात मैं पहले भी कबूल कर चुका हूं, लेकिन चोरों की तरह नहीं। और कत्ल उस 2 मिनट के वक्फे में नहीं हुआ था जबकि मैं भीतर मौजूद था। ना ही लाश वहां पाई गई थी। तब तक कत्ल को मेरे लिहाज से 4 घंटे हो चुके थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिहाज से 8 घंटे हो चुके थे। जो मामूली हरकत, सही या गलत, जायज या नाजायज, मैंने कत्ल के 4 या 8 घंटे बाद की, उसे आप अपने केस से कोई ताल्लुक रखता कैसे साबित कर पाएंगे? फिर भी कुछ कर पाएंगे तो उस जगह का दोबारा बारीक मुआयना किए बिना कैसे कर पाएंगे? प्रभुदयाल सोचने लगा। उस जगह का दोबारा मुआयना करने में हर्ज क्या है? डॉक्टर दबे स्वर में बोला। कत्ल के बाद कत्ल के बाद लाश के टेम्परेचर को ऑल्टर करने की ये ट्रिक नहीं है, अनोखी है। कबूल करते हुए दुख होता है, लेकिन हकीकत है कि पोस्टमार्टम के संदर्भ में मुझे गुमराह करने में कामयाब हुई है। मैं खुद इस बात की तस्दीक का इच्छुक हूं कि मेरी नाक नीची करने के लिए उस डीप फ्रीज को जरिया बनाया गया था या नहीं। इंस्पेक्टर साहब, उस फ्लैट पर, उस डीप फ्रीज पर अभी एक निगाह डाल लेने में क्या हर्ज है? प्रभुदयाल खामोश रहा। माई बाप, सुनील बोला, आपका दोनों तरीकों से फायदा है। मेरा दावा झूठ निकला तो वो मेरे खिलाफ आपके हाथ मजबूत करेगा। सच्चा निकला तो आपका केस हल होगा। हम्म। प्रभुदयाल ने लंबी हुंकार भरी, फिर निर्णायक स्वर में बोला, ठीक है। सुनील ने चैन की सांस ली।